हाय फ्रेंड्स, 2021 में पूरी दुनिया में जब कोरोना पराकाष्ठा पर था तभी दो बड़ी सैनिक घटनाएं भी घटीं। पहली घटना ये कि चीन की सेना लद्दाख के सीमा पर आ गई और दूसरी कि रूस की सेना यूक्रेन के सीमा पर। चीन की सेना अभी भी लद्दाख के सीमा पर ही अटकी हुई है, इसलिए कि उन्हें पता है कि भारत यूक्रेन नहीं है, भारत है ये। और दूसरी बात कि चीन को युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध का भय दिखाना है। पर ये बात रूस की सेना के साथ लागू नहीं होती। रूस की सेना अपने मुल्क के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है नेटो के खिलाफ। जो भी हो, इस युद्ध की विभीषिका बड़ा ही भीषण है, विकराल है। पूरी दुनिया पर इसने कहर ढाई है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी है और गुनाह भी है। अगर गुनाह है तो गुनाहगार भी कोई अवश्य होगा। वो कौन है, इसकी खोज करनी है। गुनाहगार कभी अपने गुनाह को कबूल नहीं करता और गुनाहगार या नेता अगर झूठ बोलते हैं, इस पर शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मर्सिकर ने झूठ पर रिसर्च किया है और झूठ पर रिसर्च करके की किताब भी पब्लिश कर दी है। उस किताब का नाम भी है वाई लीडर्स लाई, द ट्रूथ अबाउट लाइंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये नाम है किताब की। उन्होंने पुतिन साहब के झूठ पर भी रिसर्च किया है। इस पर विस्तार से बाद में बात करेंगे। पहले गुनाहगार की बात कर लें तो इस यूक्रेन के युद्ध में दो किरदार हैं। पहला तो रसिया, जिसने युद्ध की पहल की है। दूसरा अमेरिका, जो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके पर्दे के पीछे से लड़ रहा है रसिया के खिलाफ। और इस युद्ध का दोषी गुनाहगार रसिया को मानता है। अमेरिका का कहना है कि पुतिन साहब जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो सोवियत रसिया की तरह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आज के रसिया को ग्रेटर रसिया बनाना चाहते हैं। इसीलिए यूक्रेन पर जो अटैक किया है रसिया ने, दिस इज मियर द फर्स्ट टारगेट बट नॉट द लास्ट वन। जब ये यूक्रेन को कब्जे में ले लेंगे तो पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों को पर ये कब्जा करेंगे और बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसके लिए अमेरिका ने कुछ आर्गुमेंट भी दिया है, पुतिन साहब के स्टेटमेंट को कोट किया है। पहली बात तो ये कि पुतिन साहब ने कहा था उनके अनुसार कि यूक्रेन इज एन आर्टिफिशियल स्टेट, नॉट द रियल वन। आज है कल कौन जाने। दूसरी बात, रसिया यूक्रेन आर द टू नेशंस विथ वन आइडेंटिटी, मतलब ये कल जाके मिल सकता है। और तीसरी बात कि कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इज द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटेस्ट्रॉफी। इस तीन आर्गुमेंट के आधार पर अमेरिका कहना चाहते हैं कि पुतिन साहब ने खुद ही कहा था कि हम यूक्रेन पर अटैक करेंगे और रूस के साथ मिला लेंगे उसको। जो भी वो कहे अमेरिका, बस ये पुतिन साहब के स्टेटमेंट को जो कोट किया है, इससे कहीं जाहिर नहीं होता कि रसिया का मकसद है यूक्रेन पर कब्जा करना। ये कहीं जाहिर नहीं होता है। बल्कि और भी बातें कही है पुतिन साहब ने, इसको कोट नहीं कर रहा अमेरिका। पुतिन साहब ने ये भी कहा था, Whoever does not miss Soviet Union has no heart, उसको हृदय नहीं है। And whoever want it back has no brain। फिर आगे कहा है, बीत गई सो बात गई, यूक्रेन साहब ने। ये यूक्रेन की घटना ऐतिहासिक घटना है।
ये पहले घट चुकी है। यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क बन चुका है, उस इतिहास को हम बदल नहीं सकते। यूक्रेन की आज़ादी को कबूल करना पड़ेगा और हम कबूल करते हैं। उन्होंने बधाई भी दी वहाँ के लोगों को अपना मुल्क आज़ाद करने के लिए। तो इस तरह से ये उनका उद्देश्य कब्जा करने का नहीं है, तो फिर आक्रमण क्यों किया? उनका कहना है कि आक्रमण सिर्फ हमने इसलिए किया कि यूक्रेन ने जब बात नहीं मानी कि ये आप न्यूट्रल रह जाओ, यूक्रेन ने मेरी बात नहीं मानी। अमेरिका को भी उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन को नेटो का सदस्य मत बनाइए, अमेरिका नहीं माना। लाचार होकर हमको युद्ध करना पड़ा। आज भी हम आश्वासन देते हैं कि यूक्रेन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दे हमको राइटिंग में कि वो न्यूट्रल रहेगा। भले रसिया के साथ दोस्ती करे या ना करे, कम से कम अमेरिका के साथ मिल करके नेटो की सेना को रसिया की सीमा पर न ले आए। रसिया और यूक्रेन की सीमा 2300 किलोमीटर लंबी है। पूरब की तरफ रसिया, पश्चिम की तरफ नेटो देश। अगर कहीं यूक्रेन भी नेटो में चला गया तो फिर रसिया के अस्तित्व को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य कब्जा करना नहीं है, बल्कि अपने देश की सुरक्षा करनी है। आज वो आश्वासन दे दे राइटिंग में, हमारी सेना 1 मिनट देर नहीं करेगी, वापस चली आएगी, ये उनका कहना है। तो इस तरह से ये इल्ज़ाम लगाना अमेरिका का कि रसिया गुनहगार है, सच नहीं लगता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो ये सारी बातें कही है कि हमारा मकसद कब्जा करने का नहीं है यूक्रेन में, इस बात को अमेरिका नहीं मानता। वो कहता है कि अपने मकसद को छुपा रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोफेसर मस्रिकर ने झूठ पर रिसर्च किया है। उनका कहना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नेता दूसरे नेता से प्राय सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो अपने पब्लिक से बार बार झूठ बोलते हैं अपने देश में, लेकिन वैदेशिक नीति में वो प्राय कोई झूठ नहीं बोलता। और जहाँ तक ये पुतिन साहब का सवाल है, उनका कोई भी पिछले 2 साल के इतिहास में एक भी पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है जो कभी उन्होंने कहा हो या उसका अर्थ ये निकलता हो कि वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो मर्सिकर साहब ने उन्होंने इनको ग्रीन चीट दे दी पुतिन साहब को। जो भी हो, एक और बात है कि रसिया की 1,90,000 इवेडिंग सेना है। ये 1,90,000 की सेना यूक्रेन के विशाल मुल्क को कब्जे में नहीं कर सकती। पूरे यूरोप का रसिया के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है, टेरिटरी है, और 4 करोड़ लोग यहाँ पर हैं। यह अटलांटिक ओशन और रसिया के बीच में जितना भी देश है उसमें से सबसे बड़ा देश है। कभी कोई मुल्क दूसरे मुल्क को कब्जे में ले करके राज नहीं कर सकता, सिर्फ 2 लाख से भी कम सेना के बल पर। और ऐसे भी मुल्क अगर छोटा भी हो तब भी यह संभव नहीं है, क्योंकि आज जो नेशनलिज्म का ज़माना है वो ज़माना गया। आज नेशनलिज्म के ज़माने में आप किसी मुल्क पर कब्जा करके वहाँ राज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो अफ़गानिस्तान से रसिया को निकलना नहीं पड़ता, वियतनाम से अमेरिका छोड़ के नहीं जाता। ये संभव नहीं है। तो फिर यूक्रेन पर कैसे कब्जा करके राज कर लेंगे पुतिन? जो विश्वसनीय नहीं है। और तीसरी एक और बात है कि ये जो रसिया को क्लीन चिट दिया इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने, और कहा कि गुनहगार रसिया नहीं है,
तो फिर अमेरिका है गुनहगार? और अमेरिका गुनहगार है, इससे जाहिर होता है कि आज जो घटना हुई है, यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा है रसिया को, उसका बीज अमेरिका ने 2008 में ही डाल दिया था। जब नेटो का समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था बुकारेस्ट में, वहाँ पर नेटो ने फैसला किया था कि यूक्रेन और जॉर्जिया को हम नेटो का सदस्य बनाएंगे। उसका तुरंत विरोध किया था पुतिन साहब ने। बल्कि फ्रांस और जर्मनी, जो कि नेटो का ही हिस्सा है, उस मीटिंग में उसका विरोध किया था कि ऐसा मत कीजिए, यूक्रेन जॉर्जिया को नेटो में मत लाइए, पुतिन नहीं मानेंगे, ये वॉर डिक्लेयर कर देंगे वो। पर रसिया ने दबा दिया उनकी बातों को, चलने नहीं दिया। जो भी हो, इस सम्मेलन के 4 महीने बाद ही जॉर्जिया को यूक्रेन नेटो में रख लिया गया सदस्य बना के। और नतीजा ये हुआ कि जॉर्जिया और रसिया के बीच में युद्ध छिड़ गया। तब भी उन्होंने नहीं माना। तो इसका जो विभत्स परिणाम सामने आया वो 2014 में आया, जब यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे वो रशियन मुल्क के थे, वो प्रो रशियन थे। उनको आंदोलनकारी, जिन्हें कि अमेरिका का समर्थन था, उसने मजबूर कर दिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट से रिजाइन करने के लिए, और कर दिया उन्होंने। और यूक्रेन छोड़ करके रसिया में जाके शरण लेनी पड़ी उनको। ये 2014 की घटना है। और इसने उकसाया, प्रवोक किया रसिया को। इसका नतीजा ये हुआ कि क्राइमिया, जो यूक्रेन का ही आइलैंड है, उसको पुतिन साहब ने एनेक्स कर लिया। और दूसरी घटना ये हुई, एक डोनबास रीजन जो है यूक्रेन का, जो कि रसिया से सटा हुआ है, ये रशियन मुल्क के लोग हैं, वहाँ पर सिविल वार छिड़ गया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम यूक्रेन के अंदर नहीं रहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। रसिया ने उसे पूरी तरह से मदद भी किया, बल्कि बाद में उसको एक आज़ाद मुल्क के रूप में रिकॉग्नाइज भी कर लिया। ये घटना हुई। अब ये सारी घटनाएं जब इतनी तेज़ी से हुई, चेन ऑफ इवेंट्स इतना तेज़ी से बढ़ते चला गया कि ये डोनबास रीजन के जो मिलिटेंट थे और यूक्रेन की सेना के बीच में लड़ाई छिड़ गई। और 2 बार उस लड़ाई में डोनबास रीजन के मिलिटेंट की जीत हुई और यूक्रेन की सेना बुरी तरह से पराजित हुआ। और 2 बार पराजित होने पर 2 बार शांति समझौता करना पड़ा मिन्स्क में। मिन्स्क जो है वो बेलोरूसिया की राजधानी है, कैपिटल है। ये बेलोरूसिया यूक्रेन और रसिया की सीमा पर है। और ये जो शांति समझौता हुआ, पीस सेटलमेंट, इसका मीडिएटर फ्रांस और जर्मनी बना। रसिया का भी डेलीगेट वहाँ गया, सब ने उस पर साइन किया, सिग्नेचर किया। और डोनबास रीजन को वादा किया गया कि आपको हम ऑटोनमस रीजन बनाएंगे। लेकिन वादा से सुबह में यह साइन हुआ था और शाम में वादा से मुकर गया यूक्रेन। नतीजा क्या हुआ, फिर युद्ध छिड़ गया। तो ये जो पूरा युद्ध की ही विभीषिका चारों तरफ फैलती रह गई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के कंधे पर अमेरिका का बंदूक रखना था। और जो वो चाहते थे वही हुआ। अब युद्ध इतनी दूर तक पहुंच गई है, ये पुतिन साहब हैज रीच टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब जहां तक ये पहुंच गए हैं वहां से वापस नहीं आ सकते हुए। और अमेरिका वहाँ शांति चाहता नहीं है। वह औजार भेज रहा है, वेपन्स भेज रहा है, सेना को ट्रेनिंग दे रहा है। वो भला क्यों चाहेंगे युद्ध रुके? युद्ध का अंत क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तय है, इस युद्ध में किसी की भी हार या जीत हो, लेकिन
यूक्रेन का विनाश हो चुका है और जो बचा खुचा है वह भी अवश्य होगा। इसलिए यूक्रेन इज बाउंड टू रिएक्ट। और ये यूक्रेन जो कठपुतली बन के अमेरिका या नेटो के इशारे पर चल रहा है, इसमें कोई भी जीते या कोई भी हारे, जैसा कि मैंने कहा यूक्रेन की हार तो निश्चित है, ये सारी घटना हुई है। अब ये सारी बातों का अगर विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि अमेरिका भला क्यों मानता। रशिया बार बार चिल्लाता रहा, बाइडेन साहब को लेटर लिखा कि आप युद्ध को रोक सकते हैं, युद्ध होने के पहले ही लिखा था आप रोक सकते हैं, आप अभी भी मान लीजिए कि आप नेटो में यूक्रेन को नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। खुद पुतिन साहब यूरोप गए और वहाँ जाकर के जेनेवा में मिले बाइडेन साहब से, पर्सनली रिक्वेस्ट किया, तब भी उन्होंने नहीं माना। उन्हें नहीं मानना था और नहीं माना, और युद्ध चाहते थे वही करवा दिया रसिया से। मजबूरी का युद्ध है रसिया के लिए, लाचारी का युद्ध है रसिया के लिए, अस्तित्व की लड़ाई का युद्ध है रसिया के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ रहा है रसिया। और अंत में इन सारी बातों के बावजूद बार बार पब्लिक स्टेटमेंट देते रहे कि युद्ध को रोकिए, हमारे अस्तित्व को बचाइए, हमारी सीमा पर नेटो के सैनिकों को मत आने दीजिए। लेकिन वो नहीं माने तो लाचार होकर के 24 फरवरी 2022 को उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी। इस तरह से ये यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये वस्तुतः अमेरिका और रशिया के बीच का युद्ध है। इस दोनों की दुश्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही चली आ रही है। कोल्ड वॉर के रूप में सामने आया था। 1990 के बाद सोवियत रूस कोलैप्स हो गया, खुद अपना निर्णय लिया कोलैप्स होने के लिए, 15 टुकड़ों में छिन्न भिन्न होने के लिए खुद ही निर्णय ले लिया। ऐसे पूरे इतिहास का ये पहली घटना हुई है जब कोई मुल्क 1 मिनट के भी लड़ाई लड़े बिना ही समर्पण कर दिया। और इतना बड़ा मुल्क, विशाल, जिसकी सेना हो, इतना विशाल, दुनिया भर में दुनिया की सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो, 1,70,00,000 वर्ग मील की सीमा है इसकी। अब अंदाज लगाइए ये कितनी बड़ी घटना हुई थी। आज अमेरिका यही उम्मीद कर रहा है रसिया से कि रसिया भी कोलैप्स कर जाए। लेकिन अमेरिका ने क्या किया था उस समय? उन्हें आश्वासन दिया था सोवियत रूस को कि आप अगर कोलैप्स होना चाहते हैं तो होइए, हम वादा करते हैं कि रूस के करीब या पूर्वी यूरोप में कहीं भी नेटो का एक्सटेंशन नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा। 1 इंच भी जमीन हम पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं लेंगे। नॉट इवन ए सिंगल इंच ऑफ लैंड द टेरिटरी ऑफ ईस्टर्न यूरोप टू बी ऑक्यूपाइड बाय नेटो। लेकिन क्या हुआ? 90 में ये बात कही गई थी और 99 आते आते रशिया के करीब और 15 पूर्वी यूरोप के देशों को नेटो का सदस्य बना दिया गया। पूरे वेपन्स का जाल फैला दिया गया। ये मिलिट्री बेस बना दिया गया घर घर में, हर देश में, हर मुल्क में। और बहुत सारे दूर तक मार करने वाले मिसाइल का लॉन्च पैड बना दिया गया। ये सोवियत रूस का पराजय नहीं था, यह विश्वसनीयता की पराजय थी, यह क्रेडिबिलिटी की पराजय थी, यह अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में जो एथिक्स होता है उसकी पराजय थी, और यह विश्वासघात का जीत था। यह इतिहास ने देखा है। आज जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि रसिया भी सोवियत रूस की तरह चला जाए, तो उन्हें याद रखनी चाहिए कि जैसा कहते हैं खुद पुतिन साहब कि ये गोर्बाचोव नहीं हैं, ये पुतिन हैं, ये बिना लड़े नहीं पीछे हटेंगे।
जरूर लड़ेंगे और वो लड़ रहे हैं, यही उनका कहना है। और जहाँ तक बात है कि इस युद्ध में किसको क्या मिल रहा है, हु गेन्स द मोस्ट इन दिस वॉर, इट इज ऑफ कोर्स द वेपन्स इंडस्ट्री ऑफ वेपन्स ऑफ यूएसए। वहाँ जो औजार बनाने वाले जो उद्योग हैं अमेरिका में, वो सबसे बड़ा गैनर है। अभी तक $25 बिलियन का औजार भेज चुका है यूक्रेन में, और आगे भेजता रहेगा। युद्ध बंद नहीं चाहेगा करना अमेरिका कभी भी। अमेरिका को इसमें लाभ हो रहा है, ये कभी भी इससे पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की सोच एक बिजनेसमैन की सोच है, उसको प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट मिल रहा है उसको यहाँ से। और दूसरी एक और बात है, ये जो युद्ध हो रहा है, कहा जाता है ये यूरोपियन सिक्योरिटी की खोज में हो रहा है। यूरोपियन सिक्योरिटी, ये कैसी सिक्योरिटी जिसमें कि यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क इनसिक्योर रहे और सुरक्षित रहे, रसिया। ये रसिया के कब्र पर यूरोपियन सिक्योरिटी अगर वो चाहते हैं तो कैसी सिक्योरिटी होगी? ये बड़ा विचित्र सा सोच है ये। और दूसरी बात एक और कहा जाता है कि अमेरिका और नेटो ने सैंक्शन लगाया है रसिया पर। ये सैंक्शन असल में दुधारी तलवार है, डबल एज वेपन है। ये जो है, जिसने सैंक्शन को लगाया उसको भी घात करता है और जिस पर लगाया उसका भी घात होता है। और अमेरिका परेशानी में है, आर्थिक परेशानी में। सैंक्शन लगाया रसिया पर, आर्थिक परेशानी अमेरिका की भी हो रही है, यूरोप की हो रही है। घर घर में गैस नहीं मिल रहा है रसिया का, आज ऑयल नहीं मिल रहा है, और परेशान है जर्मनी, फ्रांस, ये सारे मुल्क। तो आप किस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? खुद पर भी और पूरी दुनिया के लिए भी आप दुनिया के लिए परेशानी पैदा कर दी आपने। ये सैंक्शन को भारत ने नहीं माना, चाइना ने नहीं माना, और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया अमेरिका। ये कैसा सैंक्शन? ये जो है काउंटर प्रोडक्टिव सैंक्शन का कोई मतलब नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी के लिए ट्रायल बनाया गया, जुडिशियल ट्रायल, टोक्यो ट्रायल, लग्जमबर्ग ट्रायल, और वहाँ खुद ट्रायल बनाया, खुद ट्रायल का फैसला दिया अमेरिका ने। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दोषी बनाया गया जापान को और जर्मनी को। दोनों को दंडित किया गया, डीमिलिटराइज किया गया। क्या आज अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर ट्रायल बनाएंगे? आज अगर बनाया गया ट्रायल तो मैं कह सकता हूँ इस ट्रायल में पक्का ये साबित हो जाएगा कि गुनहगार अमेरिका ही है। तो क्या अमेरिका उसे कबूल करेंगे? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये युद्ध जो है जो रसिया पर लादा गया है, लाचारी का, मजबूरी का युद्ध है। रसिया का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर यूक्रेन रसिया को नहीं चाहता है तो मत चाहे, लेकिन नेटो को चाहेगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।